नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर के लिए सामान्य अध्ययन में देखेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आपको पता होगा कि जीएस पार्ट में कुल 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरओ एआरओ में, और 60 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं, जो कि सेकेंड पेपर होता है। टोटल 200 जो है प्रश्नों का है पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में आपसे केवल जीएस के 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेकंड पेपर में हिंदी से 60 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये आपके जीएस पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंग अनुपात है? तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन, सिख समुदाय में देखा जाए जनगणना 2011 के अनुसार तो 903 है। यानी कि लिंगानुपात कितना है? 903। 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं सिख समुदाय में? तो 903। और वहीं पे देखा जाए कि बौद्ध धर्म में कितना है, तो ये 965 है। यानी कि 1000 पुरुषों पर 965 महिलाएं। और मुस्लिम में है 951। और जैन धर्म जो है, तो जैन धर्म में है आपका 954। तो सबसे कम पूछा गया है यहाँ पे किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है, तो सिख समुदाय हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व देखा जाए जनगणना 2011 के अनुसार तो 1106 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का है दूसरे स्थान पे 1028 है यहाँ का जनघनत्व। तीसरे स्थान पे केरल है जो कि 860 केरल का जनसंख्या घनत्व है। और उत्तर प्रदेश का है 829। तो सर्वाधिक यहाँ पे पूछा गया जनसंख्या घनत्व बिहार हो जाएगा 1106। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जिस राज्य का है वह है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, डी ऑप्शन सही होगा बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दशक दिया गया है, दूसरी तरफ है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि प्रतिशत में दिया गया है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे डी विकल्प में आप देख सकते हैं 2001 से 2011 का जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर दिया गया 19.05%, जो कि गलत है। 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय वृद्धि दर है वह है 17.7%। तो डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सुमेलित हैं। 1971 से 81 के बीच जो दशकीय वृद्धि दर था वह था 24.66%। और 1981 से 91 के बीच दशकीय वृद्धि 23.87% था। और 1991 से 2001 के बीच ये 21.54% था। तो डी ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी, तो यह होगा 29 वर्ष। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? तो ये है इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद का वर्तमान नाम हो गया है प्रयागराज। तो वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद प्रयागराज है। प्रयागराज के बाद मुरादाबाद है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद है, चौथे नंबर पे आजमगढ़ और पाँचवें पे लखनऊ है। तो ये याद रखिएगा क्रम भी। अगला जो प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो अभी आप लोगों ने देखा भारत के राज्यों में जनसंख्या घनत्व, अब उत्तर प्रदेश के पूछा गया किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यहाँ हो जाएगा गाजियाबाद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गाजियाबाद का जनघनत्व सर्वाधिक है 3971 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ निवास करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है वाराणसी। उसके बाद वाराणसी के बाद है लखनऊ तीसरे नंबर पे। और उसके बाद संत रविदास नगर है जिसे भदोही के नाम से जाना जाता है। फिर आपका कानपुर है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले का है? तो गाजियाबाद सही होगा यहाँ पे। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो वह है ललितपुर का।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, 4 विकल्प है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कि मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% है, जबकि यह वर्ष 2021 में यह दर था 21.54%। और भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार के चलते मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर वह अधिक बनी हुई है। इसलिए जो है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की दर जो है भारत में अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1872 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत में जनगणना का कार्य 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था और इसे भारत की पहली जनगणना माना जाता है। और यह जनगणना पूरी नहीं हो सकी थी और नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में कब हुआ? तो वह 1881 में हुआ था, वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ अगला प्रश्न वही है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो 1881 आपको बताया गया, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी और यह भारत की पहली पूर्ण जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई? तो अभी आपको बताया जा चुका है 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था भारत में पहली जनगणना। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है? तो यह है 1921, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के आधार वर्ष 1921 को जो है महान विभाजक वर्ष माना जाता है क्योंकि 1911 से लेकर के 1921 की समयावधि में जनसंख्या वृद्धि दर वह ऋणात्मक रही थी और वर्ष 1911 से 1921 में यह 0.31% रही और इसका मुख्य कारण था महामारियों का फैलना, अकाल पड़ना और द्वितीय विश्व युद्ध का होना। और इन सभी कारणों से इस दशक में भारत की जनसंख्या में करीब 77 लाख की कमी आई थी और इसके बाद भारत की जनसंख्या में निरंतर और त्वरित जो है वृद्धि दर्ज की गई। तो 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की गिनती जननांकिकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन कि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। और जब जनसंख्या विशेषज्ञ वर्ष 2016 के आसपास भारत को मिलने वाले संभावित जनसांख्यिकीय बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय निम्न में से किस तथ्य से है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन कि जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से। और भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का दीर्घावधि लक्ष्य है? तो यह है आपका वर्ष 2045 तक। यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। और भारत की नवीनतम जनसंख्या नीति वह 15 फरवरी 2000 को घोषित की गई थी। इसमें देश की जनसंख्या की वृद्धि दर को वर्ष 2045 तक स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया था। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। और अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर कब कर दिया गया? तो 2070 तक जो है कर दिया गया, यानी कि इस लक्ष्य को बढ़ाकर अब वर्ष 2070 तक प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत यह लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी। अब यह वह लक्षित वर्ष रखा गया है, तो अभी आपको बताया गया 2070 बढ़ाकर कर दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कथन ये दिया गया 1951 से पूर्व भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। कारण आ रहा है कि भारत के जनांकिकीय इतिहास में 1951 को जनांकिकीय विभाजक कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ये तो सही है, लेकिन आर जो है गलत है। अभी आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि भारत के जनांकिकीय इतिहास में 1921 को जनांकिकीय विभाजक कहा जाता है। तो यहाँ ये तो सत्य है कि 1951 से पूर्व भारत में अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया, तो लेकिन आर गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रवर्जन नहीं होता है, यानी कि माइग्रेशन नहीं होता है, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे कहा जाता है। तो यह कहलाएगा शून्य जनसंख्या वृद्धि,
बी विकल्प सही हो जाएगा। यदि किसी निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं, और निवासियों की संख्या में वृद्धि होने पर इसे धनात्मक वृद्धि यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ, और संख्या में कमी होने पर उसे ऋणात्मक वृद्धि यानी कि निगेटिव ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि जब यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है और अंतः या बाह्य परिवर्तन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसे क्या कहते हैं? तो यह जब इस स्थिति बनती है तो यह शून्य जनसंख्या वृद्धि इसे कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शर्तों में से कौन जनगणना के तहत किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करती है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें चौथा नहीं है कि इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। किसी भी जो है जनगणना के तहत किसी भी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करने के लिए इसकी न्यूनतम जनसंख्या कितना होना चाहिए? 5000 होना चाहिए। और गैर कृषि कार्य में संलग्न इसकी पुरुष जनसंख्या न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो 75% होना चाहिए, 75%। और इसकी जनसंख्या का घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। और इसका न्यूनतम क्षेत्रफल दिया गया 10 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, जो कि गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 1, 2 और 3 जो है सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? तो यह 3892, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनगणना नगरों की संख्या 3892 है, जो कि वर्ष 2001 की जनगणना में यह 1362 था। इनकी 10 की वृद्धि 2530 है। तो कुल पूछा गया है यहाँ पे नगरों की संख्या 3892, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 2001 में कितना था? तो यह 1362 था। अगला प्रश्न है, भारत की नगरीय और जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर उच्चतम थी कब? तो यह 1961 से लेकर 1971 के दशक में था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नगरीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दशक में 0.87% रही, जो अब तक की यह सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? तो यह होगा भौतिक विस्तार। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। पहला दिया गया है सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, दूसरा पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, तीसरा रहन सहन के तरीके के संदर्भ में, चौथा है आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? तो सभी यहाँ पे सही हैं। तो आंसर जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत है, तो भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह न तो अति निम्न नगरीकृत देश है और ना ही जो है अत्यधिक नगरीकृत देश है। तो एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश की श्रेणी में भारत आएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1901 की जनगणना के अनुसार कौन सा देश का प्रथम 10 लाखी नगर था? तो वह था कोलकाता। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो देश का पहला 10 लाखी शहर कोलकाता था। आज के संदर्भ में जो है आपको पता होगा कुल 53 जो है 10 लाखी नगर हैं भारत में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीकरण मिशन किसके नाम से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है जवाहरलाल नेहरू के नाम से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के साथ संबद्ध नहीं है? तो वह है शहरी विद्युतीकरण। ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम RO जो कि 5 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।